वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट के 6 लेक्चर यानी 300 सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज 7वां लेक्चर है और बहुत ही जल्द इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। आज फिर हम लोग एक वीडियो देखते हैं। देखिए, मैं आपको 1000 MCQs के कराऊंगा और इसी में से आपको 5 से 6 प्रश्न मिल जाएंगे। बस करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हो उसमें इन्वायरमेंट के प्रश्न ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। निम्नलिखित में सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो ये तो आप तभी बता पाओगे ना जब इन सब जो अधिनियम है, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, NGT इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इनके जब आपको ईयर्स याद होंगे तभी आप बता पाओगे। तो शुरुआत करें अगर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट की, 1974 में इसको बनाया गया था। फिर एयर प्रिवेंशन वगैरह को रोकने के लिए 1981 में इसको बनाया गया। NGT 2010 में आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद 1986 में आया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर रखना। एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ऐसे ही 1972 का, ठीक है। ये कुछ एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए अगला है, यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाएगा? यानी इफ़ अ पर्सन कॉजेज अ पोल्यूशन और डैमेज टू द एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको हम क्या बोलेंगे? ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल बोलेंगे इस अप्रोच को, या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, या पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो इसको बोलेंगे प्रदूषक भुगतान करता। क्या बोलेंगे? प्रदूषक भुगतान करता है, ठीक है भाई। जो कर रहा है वही भरेगा। फिर कह रहा है विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? बेहद ज़रूरी सवाल। कई बार एग्जाम्स में, साइंस के समझ लो या एनवायरनमेंट का समझ लो, कई बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है लाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है? लाल होता है। और सबसे कम किसको मानी जाती है? हरी को, है ना। सबसे कम हरी और सबसे ज़्यादा लाल, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज, तो क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एनवायरनमेंट, डेली एंड सीजनल चेंजेस इन एनवायरनमेंट, डिफरेंस ऑफ वन स्पीशीज फ्रॉम अनदर, या इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। सिंपल सी चीज़ है ना, चाहे वो जानवरों की हो चाहे पेड़ पौधों की हो। चलिए 305 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत में निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज मोस्ट इफेक्टेड बाय सुनामी, जो 2004 में आई थी? मालाबार कोस्ट, कोंकण, कोरोमंडल, या नदन सिरकर? तो इसमें हुई थी कोरोमंडल कोस्ट। कौन सी? कोरोमंडल कोस्ट। अब देखिए बात कॉस्ट की आई है तो एक बार मैप में आइए देख लेते हैं इन कॉस्ट के बारे में, क्योंकि एग्जाम में ये कॉस्ट भी पूछी जा सकती है मिलान करने में। तो आप ये मैप में देख सकते हो, जैसे ये जो महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक लगता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा जिसमें आता है, कोंकण कोस्ट है ये। कौन सी कोस्ट है? कोंकण कोस्ट। मालाबार कोस्ट में ये केरल आ जाता है आपका, और थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु का भी कह सकते हो। मालाबार कोस्ट है। केप कोमरिन, ये जो ये वाला हिस्सा है इंडिया का टिप है, केप कोमरिन है। कोरोमंडल कोस्ट में आ जाता है ये आंध्र प्रदेश से लेके पूरा केप कोमरिन तक, तमिलनाडु तक। नदन सिरकस में ये आता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आ जाता है, और उड़ीसा ही का थोड़ा सा पार्ट इसमें भी आ जाता है उत्कल प्लेन में, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो 2004 की सुनामी में ये कोरोमंडल कोस्ट को बहुत हिट करा था। चलिए इसके बाद देख लेते हैं सही कथन बताना। 306 में कौन सा कथन सही होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का अपचयन यानी रिडक्शन ऑक्सीजन के बनने में होता है। यानी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर इज रिड्यूस फ्रॉम ऑक्सीजन। देखिए इसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए पहली चीज़, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा गलत इसलिए क्योंकि वाटर रिड्यूस नहीं होता ऑक्सीजन से। वाटर जो होता है ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या होता है? वाटर का अपचयन, उपचयन होता है ना, उपचयन होता है, अपचयन नहीं, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो आप पूछोगे रिडक्शन किसका होता है? रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऑक्सीडेशन होता है किसका? आपका H2O, वाटर का। और अब आसान शब्दों में एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जब ऑक्सीजन गेन होती है ना, ऑक्सीजन क्या होती है? गेन होती है। या हाइड्रोजन जो होती है लॉस होती है। आसान शब्दों में ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन गेन होगी, हाइड्रोजन लॉस होगी। रिडक्शन में उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी,
हाइड्रोजन गेन हो जाएगी, रिडक्शन में उल्टा हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने बताया इसको। चलिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल इन हाई इंटेंसिटी सीस्मिक बेल्ट? ठीक है, उत्तराखंड, कर्नाटक प्लेट्यू, कच्छ या हिमाचल प्रदेश? बहुत आसानी से बता सकते हो, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। देखो, उत्तराखंड, ये हिमाचल की बात करें, कर्नाटक प्लेट्यूज, कच्छ, तो इनमें से पहाड़ी एरिया तो ये सभी हो गए। कर्नाटक प्लेट्यू जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों तरफ से घिरा हुआ है भाई पहाड़ों से, इधर बीच में है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, इंटेंसिटी बेल्ट में नहीं आएगा ये। बाकी ये सब हिमालयन बेल्ट वाले तो आ ही जाएंगे, कच्छ भी बहुत सेंसिटिव है। फिर धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? तो धूपगढ़ पीक कहाँ पे है? ये सतपुड़ा नेशनल पार्क में धूपगढ़ नेशनल पीक कहाँ पे है? सतपुड़ा नेशनल पार्क में। और ये जो धूपगढ़ पीक है ये सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक भी है ना, जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी हाईएस्ट पर्वत भी है, एमपी में है ये। चलिए, अगला है किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगॉन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? मैं आपको अभी इससे पहले वाले भी लेक्चर में बता चुका हूँ, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में डुगोंग वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 310 क्या कह रहा है। कह रहा है द एनालिसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमी एंड द इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, यानी आर्थिक पर्यावरण लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपको बताना होगा इसमें। तो इसको करा गया था यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ठीक है, अगला निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पेयर इज द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मीथेन और एयर ये मिल जाती है ना, इन गैस युग्मों का मिश्रण खानों में अधिकतर विस्फोटों का कारण होता है, जो माइंस होती हैं, मीथेन और एयर मिक्सचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव क्या है? भाई एलपीजी, जो आप यूज़ करते हो घर में, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि सर एलपीजी के जो मुख्य अवयव हैं ये मुझे पता है, कौन से हैं? ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन यही दिख रहा है सिर्फ, यानी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसमें से कौन सा कथन सही होगा ये आपको पहचानना है। कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। कोल फील्ड पावर प्लांट एमिट सल्फर डाइऑक्साइड and oxide of nitrogen into environment. High amount of ash is found in Indian coal. यानी कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं, कोयला संचालित और विद्युत संचालित पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, और भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा है। तीनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 314 क्या कह रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड हैज इंक्रीज इन द हिमालयाज बिकॉज लार्ज स्केल माइनिंग वर्क हैज टेकन प्लेस इन हिमालय इन रिसेंट ईयर। बिल्कुल सही है भाई, हिमालय में भूस्खलन बढ़ गए हैं, कारण यही कि इतने बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हो रहा है। ठीक है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान की क्या कहलाती है भाई? द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट प्लेस। तो उसको वहाँ का क्या बोलेंगे भाई? हम डे टू डे की बात कर रहे हैं ना, तो डे टू डे का जो होता है उसको वेदर बोला जाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ईयर्स ऑफ ईयर्स के लिए, वो क्लाइमेट होता है। ठीक है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति डैश शब्द इन्विरॉन से हुई है। द वर्ड इन्वायरमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड एनविरॉन। तो ये कौन सा वर्ड है? मोस्टली आपने देखा होगा ये सारे ग्रीक होते हैं, पर ये फ्रेंच वर्ड है ना, जो एनविरॉन है जिससे इन्वायरमेंट की उत्पत्ति हुई है, ये एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच टर्म। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया है? व्हेन वाज उत्तर प्रदेश इन्वायरमेंट डायरेक्टरेट फॉर्म? तो इसकी स्थापना कब हुई है उत्तर प्रदेश इन्वायरमेंट डायरेक्टरेट की? 1976 में हुई है। कब हुई है? 1976 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है फेरोमोन रासायनिक संकेत है पर जो पर्यावरण में एक जीव द्वारा श्रावित होते हैं और उसी प्रजाति के दूसरे जीव द्वारा पता लगाए जाते हैं। हार्मोन गैर पोषक रसायन, यानी फेरोमोन्स आर द केमिकल सिग्नल सिक्रेटेड बाय वन ऑर्गेनिज्म इनटू एनवायरनमेंट and detected by another organism of same species. Hormones are non-nutrient chemical. ध्यान से क्वेश्चन को एक बार चाहे फिर पढ़ लीजिए, तो यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन इज करेक्ट? यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? इट ओरिजिनेट एंड डेवलप ओवर वार्म ओशियनिक सरफेस। यह गर्म समुद्री सतह पर उत्पन्न और विकसित होता है। इसके लिए कोरियोलिस बल की उपस्थिति आवश्यक है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्सेस
नेसेसरी फॉर इट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायुदाब पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ एयर प्रेशर इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन? तो देखिए ज्योग्राफी के लिए भी काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स, ठीक है, इसमें जो सेंटर में होता है वो लो प्रेशर होता है। सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और एंटी साइक्लोन जो होता है उसमें सेंटर में हाई प्रेशर होता है। फिर कह रहा है एंटी साइक्लोन की बात कर रहा है। एंटी साइक्लोन से संबंधित सवाल है 321 में। कह रहे हैं दे हैव अ सर्कुलर शेप यूजुअली बट टाइम्स अज्यूम वी शेप। इनका आकार आमतौर पर गोलाकार होता है लेकिन कई बार वी आकार का हो जाता है। दे आर लार्जर देन टेम्परेट साइक्लोन। ये समशीतोष्ण चक्रवातों से बड़े होते हैं एंटी साइक्लोन। तो यहाँ भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, हवा में नमी, ह्यूमिडिटी इन द एयर क्या होती है भाई? इंक्रीज करती है एयर टेम्परेचर को। हैज़ नो इफेक्ट ऑन एयर टेम्परेचर, यानी कोई प्रभाव नहीं डालती। मेंटेन करती है एयर टेम्परेचर को या डिक्रीज करती है एयर टेम्परेचर को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो देखिए ये हवा का तापमान घटाती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है एयर टेम्परेचर। अगला कह रहा है जैसे ही कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधताओं में क्या असर पड़ता है? एज अ पर्सन मूव फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड्स द इक्वेटर, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कहाँ जा रहा है वो? फ्रॉम द पोलर रीजन्स, यानी बहुत ठंडे से इक्वेटर की तरफ। तो कोई बदलाव नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो आसान है अगर थोड़ा लॉजिक लगाओ। देखिए ये इंक्रीज होने लगेगा। कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज होगा यहाँ पे, है ना, वेदर चेंज होगा। यहाँ पे पूरा बर्फ़ वाला एरिया है तो इतना डेवलप नहीं हो पाएंगे वो। ठीक है, दूसरा, ऊंचे बादल निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर होते हैं? एट व्हाट हाइट हाई क्लाउड्स आर प्रेजेंट। तो हाई क्लाउड्स कौन सी हाइट पे होते हैं? 20,000 से 40,000 फीट पे देखने को मिलेंगे हाई क्लाउड्स। ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, सिट्रस, सर्कमल्यूमिनस, बहुत टाइप के होते हैं क्लाउड्स। निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवनों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड? ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, मानसून या लैंड ब्रीज? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हो। मानसून भाई सीज़न होगा तभी तो चलेंगे ना मानसून हवाएं, ऐसे कहाँ चलेंगी? ये सब परमानेंट हवाएं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन उसके क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज़ नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स एरिया? जैसे फोन सेंट्रल यूरोप और खमशिन नाइजीरिया, चीनूक रॉकीज़, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये आप देखेंगे जो अरब प्रायद्वीप है ना, वहाँ पे ये चलेगी मोस्टली। अरब प्रायद्वीप है और थोड़ा बहुत उत्तरी अफ्रीका का पार्ट है, यानी इजिप्ट है, जैसे इज़राइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, यहाँ सब चलती है ये। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगी। फिर कह रहा विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ, किस राज्य में है? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है आपका एमपी में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित है क्या? उच्च प्रारंभिक लागत, उच्च रखरखाव लागत, कम संचालन लागत। यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, लो ऑपरेशन कॉस्ट। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर टू बी प्रैक्टिस ऑफ द इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर? यानी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के अनुकूल कृषि का अभ्यास माना जाता है? फसल विविधीकरण, फली गहनता और टेंसियोमीटर का उपयोग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, यूज ऑफ ट्रांसोमीटर। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर अगर एग्जांपल पूछे तो आप ये बता सकते हो भाई क्या हो, विभिन्न प्रकार की कृषि करो, मतलब फसलें उगाओ, और जो फली गहनता है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, और ट्रांसोमीटर का यूज़ करो। तीनों सही है। फिर कह रहा है ग्लोबल 500 अवार्ड आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो ये इन्वायरमेंट आप पढ़ रहे हो ना, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। शायद मोदी जी को ये अवार्ड मिल भी चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच अवार्ड इज गिवन टू द रूरल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सट्रीम करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ? यानी ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इसके बाद भारत में रामदेव मिश्रा को डैश का जनक माना जाता है। इन इंडिया रामदेव मिश्रा इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ। तो रामदेव मिश्रा को क्या माना जाता है भाई? इनको माना जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। क्या माना जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी। फिर कह रहा खासी पहाड़ियों में पवित्र उपवनों के लिए सामान्य शब्द क्या है? द जनरल टर्म फॉर सैक्रेड ग्रूव्स इन द खासी हिल्स।
तो क्या टर्म है इनके लिए सही टर्म क्या यूज़ करा जाएगा, लॉ लिंगडोंग, ठीक है। तो खांसी के लिए याद रखना ला लिंगडोंग यूज़ करते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक मिशन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन मिशन या नेशनल वाटर मिशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण समन मिशन, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन मिशन, ठीक है। विच ऑफ दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग मेडिसिन, निम्नलिखित में से कौन से औषधि प्राप्त करने के स्रोत हैं, एनिमल एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिकली सिंथेसाइज्ड यानी संश्लेषित पदार्थ, कृत्रिम रूप से संश्लेषित पदार्थ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। इन तीनों ही से हम लोग जो है मेडिसिन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको प्राप्त करते हैं। फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया टू ट्रीट मलेरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका 2-4 बार। मलेरिया के इलाज के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो सुना होगा आपने शायद हाइड्रोक्लोरिकोनोन, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ठीक है। 338 नंबर देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 आया है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पूर्ण सुरक्षा और अपराध का प्रावधान है, एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। अब्सोल्यूट प्रोटेक्शन किस में दी गई है, ये मैं आपको इससे पहले वाले में भी बताया था, शेड्यूल 1 में अब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है और शेड्यूल 2 में अब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, ठीक है, यानी 1 और 2 में। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण किस वर्ष में जारी किया गया था, इन विच ईयर इंडिया सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च। तो इसको कब लॉन्च किया गया है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को 1988 में। कब लॉन्च किया गया है, 1988 में। फिर इसके बाद कह रहा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन 1978, यानी भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1978 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1986। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, देखिए पहला जो है वो गलत है, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये ठीक है। अगला चलिए देखते हैं 341। कह रहा है फसल अवधि वर्ष के दौरान फसल की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली सिंचाई के लिए पानी कहलाता है। वाटर फॉर इरीगेशन सप्लाइड एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड पर ईयर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियडियल इरीगेशन, 12मासी सिंचाई है ना, जो 12मासी सिंचाई करी जाती है। इसके बाद अब पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हीकल ने कब किया था, जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हीकल। द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज, सबसे पहले ये भी याद रखो, इकोलॉजी टर्म यूज़ किसने करा, हेकल ने करा। कब करा पूछे तो 1869, बहुत पहले 1869। ये जितने भी मैं ईयर बता रहा हूँ इनको प्लीज़ कहीं चाहे नोट कर लो, याद जरूर रखना। पत्तों के क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, व्हाट इज़ फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट लीव्स, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन। बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा इसमें, जो पत्तों के क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। पर्यावरण के संदर्भ में 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम किसने प्रस्तावित किया था, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र रूल किसने दिया था इनमें से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इनमें से तो कोई नहीं है, लिंडमैन, याद रखना, लिंडमैन है ना, लिंडमैन ने दिया था 10% एनर्जी ट्रांसफ़र रूल, किसने दिया था, लिंडमैन ने। एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ इज अराउंड, पृथ्वी पर औसत तापमान कितना रहता है, तो 14 डिग्री सेल्सियस जो है औसत तापमान एवरेज रहता है। एवरेज मतलब सर्दी का निकाल लो, गर्मी का निकाल लो, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, है ना, तो एवरेज 14 डिग्री रहता है। चलिए अगला देख लेते हैं। CNG इज मेड बाय कंप्रेसिंग नेचुरल गैस विच इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, CNG किससे बनती है, बच्चे को पता होगा, मीथेन से बनती है भाई, है ना, किससे बनती है, मीथेन से बनती है, तभी पॉल्यूटिंग नहीं होती है। धातु और अयस्कों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है, कौन सा भैया गलत है, मेटल और उसकी ओर में, ये आपको बताना है। आर्सेनिक, कैलेमाइन, मर्करी, सिनेबार, लेड, गैलेना, टिन, कास्टिरेट, कैसाराइट। तो बेहद आसान केमिस्ट्री का सवाल। कैलामाइन जो ओर होती है वो जिंक की ओर होती है, जिंक की, बाकी सिनेबार मर्करी की, गैलेना लेड की और कैसराइट टिन की। कोरल रीफ्स आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, यह भी हम लोग कर चुके हैं कि कोरल को कितना तापमान चाहिए, ट्रॉपिकल ओशन चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, है ना, तो कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल वाटर में होता है ना, ट्रॉपिकल ओशन जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी ओशंस आते हैं उन्हीं के बीच में ये पाए जाते हैं, यानी 348 का बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप,
तो ये तो भाई जेट्रोफा, या मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये बायोडीजल क्रॉप होती है जेट्रोफा। ठीक है, रट लो इसको एकदम, बहुत बार आया है ये सवाल। प्रोजेक्ट मासूम की बात, सॉरी मासूम कह रहा, मौसम की बात कर रहा है, जो जून 2014 में लॉन्च किया गया था। ये किसके लिए था भाई, मतलब किसकी पहल थी ये प्रोजेक्ट मौसम? तो प्रोजेक्ट मौसम थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, है ना। मौसम लगा है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ वो मत कर देना, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और इसका जो उद्देश्य था ना प्रोजेक्ट मौसम का, जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, उसमें जितने भी देश हैं, मतलब वो हिंद महासागर, इनके देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करना था, कल्चरल टाइज बनाए रखना था, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको चलाया था। ठीक है, तो आज का लेक्चर की समाप्ति यहीं करते हैं, बहुत जल्दी ये बस आपका ख़त्म हो जाएगा, इस महीने में ख़त्म ही करा दूंगा इसको। और अब दूसरा वीडियो अभी मैं आपको मिसलेनियस का देने वाला हूँ, एग्रीकल्चर सेंसस का, उसका इंतज़ार करिए, अभी वो मिल जाएगा आपको। लगातार फॉलो करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़, क्विज और करंट अफेयर्स, इन तीनों को, क्योंकि करंट अफेयर्स 10 महीने का अगर आप पढ़ लेते हैं आर के लिए, कम से कम 30 से 35 सवाल यहाँ आप पा सकते हैं। क्विज और टेस्ट सीरीज से 50% सवाल हम कवर करा देते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से आपको डायरेक्टली फंसते हुए नजर आएंगे, तो इनसे ही आप आराम से कट ऑफ के आसपास पहुँच सकते हैं। तो लीजिए ज़रूर, इनकी प्रैक्टिस करिए। डिस्काउंट भी चल रहा है, 20% 15% जो डिस्काउंट होगा वो आपको करा दिया जाए।